कंपाउंडिंग एक मैजिक है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था एंड राइटली सो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है इन्वेस्टमेंट्स में। आप गांठ बांध के रखने वाली चीज़ है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए और लेट द मनी ग्रो, डू नॉट इंटरप्ट इट। Hello, everyone. Welcome back to the podcast. We're back again with the one and only Mr. Ravikant Rathore, Chief Investment Officer at Tata Pension. Hi, sir. Hi Arnav, how are you? I'm doing really well, sir, especially after yesterday you told me that I only need to start with 15,000 rupees a month to eventually have it become 14.5 crore rupees. That is a thing that really put me in a good mood. That's the power of compounding, Arnav. And it's great that you bring that up because I really want to get into that concept in today's episode. But उससे पहले, before we get into that, there was this one thing जो आपने बार-बार mention किया about NPS, asset allocation. What exactly is asset allocation? Sure, Arnav. Arnav, asset allocation is an important feature of NPS. It's one of the most beautiful feature of NPS, rather I would say, for all the options that you have. आपके पास में जो रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड की तरफ से हो या फिर और कोई ऑप्शन हो, बट आपको एनपीएस में एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मिलती है वो है एसेट एलोकेशन की, जो पावरफुल फीचर होती है। तो इससे पहले मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ कि सिंप्लीफाई हो जाए कि व्हाट इज़ एसेट एलोकेशन। सो लेट्स कंसीडर दिस लाइक हम आप क्रिकेट खेलते हैं Hmm. एंड हम सब अपनी एक ड्रीम टीम बनाते हैं। सो इन योर ड्रीम टीम सारे के सारे बैट्समैन होते हैं क्या? बोल कौन करेगा फिर? या ऑफ कोर्स। सो अगर आप देखें तो हम जब टीम बनाते हैं तो वी ऑलवेज कंसिडर फ्यू बैट्समैन, फ्यू बॉलर्स, फ्यू ऑलराउंडर्स, है ना? Right. हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। द बॉलर इज स्पेशलिस्ट इन बॉलिंग, सो बैटिंग उसकी थोड़ी कमज़ोर रहती है। ऑलराउंडर इज समबडी हु कैन बॉल एंड बैट बोथ, एंड देयर इज अ बैट्समैन हु कैन बैट according to the situation basis, like somebody can be a defensive batsman, somebody can be an aggressive batsman. Right. So you kind of mix them together, so you make a perfect team, or what you so called as the the one of the best and strong team kind of thing. Right. So this is how asset allocation also works. For you, equity, debt are assets that you can always explore. So there are multiple options available in NPS similarly. So NPS में asset allocation available है in terms of आपको allocation facility है between equity, GSEC and corporate bond. सो equity एक तरह से आप देखा जाए तो एक अग्रेसिव एलोकेशन होता है जो कि बहुत ही सूटेबल होता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो जैसे आप हैं, अगर आप अब रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास में 10, 20, 30, 40 साल जो होते हैं, तो आपके पास एक लॉन्गर टर्म होता है इन्वेस्टमेंट करने का। एंड equities have been one of the best asset class for long term. Right. So the track record shows that equity has been able to beat inflation and give you a very good return over a long period of time. Similarly, if you see the debt side, debt is also an important component. आप completely equity पे डिपेंड कर सकें ऐसे ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एक टीम बनाते हैं तो उसमें आप बॉलर्स भी रखते हैं, उसी तरह से आप एक डेट भी रखते हैं ताकि आपको एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिले, आपकी जो रिस्क होती है पोर्टफोलियो की वो भी मिनिमाइज हो सके। डेट आपको एक एश्योर्ड टाइप ऑफ रिटर्न भी देता है और प्लस आपका रिस्क कम कर देता है। सो एक तरह से आप देखें तो आपके पास एक एग्रेसिव प्ले भी होता है थ्रू इक्विटी, एंड आपके पास में एक बैलेंस्ड या एक कंजर्वेटिव प्ले होता है थ्रू डेट। सो एंड इन एनपीएस you get an option to invest up to 75% in equity, and minimum at least 25 to up to 100% in debt. Now Okay. debt, there are two components, one is corporate bond and another is GSEC. So GSEC जो होता है उसमें वो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती हैं। सो सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो ये जो इशू करती हैं डेट्स, जब ये बोरो करते हैं तो इन पेपर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दे गिव यू गुड रिटर्न्स इन द वे दैट आपका जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, यानी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जब भी हो, पैसा जब लौटाना हो, आपका पैसा लौटाएगी। तो वहाँ पर आपका जो रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट का वो नहीं रहता। तो बिल्कुल। सिमिलरली वहाँ पर आपको जो क्रेडिट रिस्क बिल्कुल
बिल्कुल लेना नहीं चाहते, जिनको लगता है कि मुझे बस अपने पैसे लौट मिलने चाहिए वापस हर हाल में, तो वो जीसेक प्रेफर करते हैं. हम्म. And there are then corporate bonds. Now corporate bonds are debt securities which are issued by companies, corporates. और इनमें क्योंकि कंपनीज में एक तरह का थोड़ा सा इनहेरेंट रिस्क होता है कि कंपनी कैन डिफॉल्ट, एंड हेंस दे गिव अ लिटिल हायर रिटर्न देन द जीसेक. हम्म. बट यहाँ पर भी अगर आप कंपनी की अच्छी सी जांच पड़ताल करें, यू डू अ गुड एनालिसिस ऑफ द कंपनीज, जैसे गुड बिग कंपनीज आर देयर. नाउ इन देयर डेट सिक्योरिटीज इफ यू इन्वेस्ट, you get a better return बट विद अ मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क. Right. सो ये कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं. आप अपनी जैसे टीम बनाते हैं, तो आप अगर आप एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, आप एक एग्रेसिव टीम बनाना चाहते हैं, तो यू वुड लोड अप विथ मोर इक्विटी. Right. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ मॉडरेट काइंड ऑफ, आप एक बैलेंस टीम बनाना चाहते हैं, तो यू वुड लोड इक्वल नंबर ऑफ बैट्समैन एंड इक्वल नंबर ऑफ बॉलर्स इन योर टीम, Right. विच इज़ लाइक हैविंग अ काइंड ऑफ लाइक बैलेंस्ड एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी एंड डेट. Hmm. एंड अगर आप बहुत कंजर्वेटिव सोचते हैं, आपको लगता है कि आपको ज़रा भी रिस्क ज़्यादा लेना नहीं है, तो आप एक स्मॉल एलोकेशन लेके इक्विटी में एंड लार्जर एलोकेशन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डीसेक कर सकते हैं. तो इस तरह से आप कंजर्वेटिव एलोकेशन हो जाता है. बिल्कुल. So this is asset allocation options available. You can choose. But what if you don't want to choose? I mean, it becomes difficult for you to know that मुझे इक्विटी में कितना पैसा डालना चाहिए और मुझे डेट में कितना पैसा डालना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना पैसा या जीसेक में कितना पैसा. अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो एनपीएस में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन होता है, विच इज़ ऑटो चॉइस. Hmm. सो एनपीएस में 2 चॉइसेस होती हैं एसेट एलोकेशन की. वन इज़ एक्टिव चॉइस, अनदर इज़ ऑटो चॉइस. नाउ Okay. एक्टिव चॉइस जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मुझे अगर एग्रेसिव जाना है, मुझे लगता है कि मुझे एग्रेसिव, मैं बैट्समैन और ज़्यादा ऐड करना चाहता हूँ टीम में, तो आई वुड लोड अप विथ मोर इक्विटी इन द एलोकेशन. सो अगर मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ एनपीएस में, तो आई कैन से कि मुझे 75% इक्विटी में डालना है, तो 750 रुपये उसमें से इक्विटी में चले जाएंगे. Hmm. और आप कहेंगे कि 25 जो 250 रुपये हैं बाकी के, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में चले जाएं या जीसेक में, आपकी चॉइस है. तो आप एक एग्रेसिव प्ले करते हैं. Right. दैट्स योर एक्टिव कॉल. Hmm. समटाइम्स यू फील लाइक सपोज द मार्केट्स आर नॉट लुकिंग गुड. Hmm. अब ऐसा सीन लग रहा है कि जैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट इक्विटी मार्केट्स ठीक करेंगे, तो एंड यू वांट टू रिड्यूस योर रिस्क, Hmm. सो यू कैन एक्टिवली चूज टू रिड्यूस योर इक्विटी एलोकेशन. आप इक्विटी में से पैसा कम करके आप उसे जीसेक में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में मूव कर सकते हैं. Right. सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एक्टिवली, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्टिव चॉइस. ये आपकी चॉइस है. Hmm. एंड जिन उनके लिए जो ये चॉइस नहीं कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि कब मुझे इक्विटी में कम करना चाहिए, Hmm. कब मुझे इक्विटी में ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए ऑटो चॉइस ऑप्शन है. जो Hmm. ऑटो चॉइस ऑप्शन है एनपीएस में, इसमें होता है कि आपकी एज के हिसाब से, Hmm. और आपकी एक चॉइस होती है. इसमें 3 मोड्स होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव मोड्स होती हैं. सो अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा रिस्क अवॉइड भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा बैलेंस रखना है, Right. तो आप एक मॉडरेट चॉइस ले लेते हैं. जी. अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पास में 30-35 साल है, 20-30 साल है जो इन्वेस्ट करना है, Hmm. एंड आई कैन टेक दैट रिस्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इक्विटीज हैव डन वेल, Right. सो आई वांट टू गो फॉर एन एग्रेसिव एलोकेशन, तो आप उसको एग्रेसिव में डाल सकते हैं. Hmm. या फिर आप कंजर्वेटिव भी रह सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ही सेफ खेलना है, मुझे कोई रिस्क नहीं उठाना है, तो आप एक कंजर्वेटिव एलोकेशन में जाते हैं. एग्रेसिव एंड मॉडरेट एंड Conservative. कंजर्वेटिव, ये 3 ऑप्शंस होती हैं. तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कोई भी ऑप्शंस हो सकती हैं, आप जो एलोकेशन करते हैं, पर वो 35 साल की उम्र के बाद Hmm. आपकी एलोकेशंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हैं. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है, आपकी इक्विटी एलोकेशंस कम होते जाती है और डेट की एलोकेशंस बढ़ते जाती है. Hmm. सो दिस इज हाउ द ऑटो एलोकेशन वर्क्स, ऑटो चॉइस वर्क्स. इट बिकम्स एन ऑटो मोड. Hmm. आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी जो एलोकेशंस हैं टुवर्ड्स इक्विटी, जीसेक एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड कीप्स चेंजिंग. So, लोग कहते हैं ना कि don't put all your eggs in one basket, right? ऑफ But कोर्स. but NPS can tell you कि which basket to
put how many eggs in, right? There are multiple baskets. या सो एनपीएस आपको ये नहीं कहता है कि विच बास्केट यू हैव टू चूज इन Hmm. टर्म्स ऑफ दैट, बट एनपीएस आपको चॉइस देता है। Right. एनपीएस आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए, तो और किसी प्रोडक्ट में जैसे फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं है चॉइस। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आप इक्विटी ज़्यादा करना चाहते हैं, डेट कम करना चाहते हैं या डेट ज़्यादा इक्विटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। So, sir, ये asset allocation, it sounds like an amazing thing. Is it a unique product only by NPS? अगर मैं कहूँ कि रिटायरमेंट फ़ोकस फंड्स में जैसे अगर आपको ऐसे ऑप्शंस और भी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, Hmm. लेकिन एनपीएस जिस कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में और जिस सिंप्लिसिटी में आपको देता है, ये बहुत ही अच्छी फ़ीचर है। आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विद अदर प्रोडक्ट्स एज़ सच, बट अगर मैं कहूँ कि अगर आपको बहुत कम अ, परेशानियों में आपको सिर्फ़ एक फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए जो आपके रिटायरमेंट के लिए हो, जिसमें आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आपके लिए वो एनपीएस है। Hmm. इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप एक डिसिप्लिन रखते हुए रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए। आप एक अपना एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस आपके एसेट एलोकेशन के आप चूज़ कीजिए। एंड इसमें एक ब्यूटी ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने ऑटो चॉइस किया हुआ है, Hmm. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि आप खुद भी उसे चेंज करना चाहते हैं, आप अपने हाथों में वो डिसीजन लेना चाहते हैं, Hmm. तो आप वापस चेंज कर सकते हैं, ऑटो से आप एक्टिव में आ सकते हैं। तो आपने सर एक एनालॉजी दी थी शुरुआत में कि इफ इट्स अ क्रिकेट टीम, राइट, आप अपनी टीम को ऐसे चूज करोगे बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस। तो विद एवरी मैच देयर इज डिफरेंट पिच और हर पिच पे अलग सिचुएशन होती है, तो दैट कैन बी। यस, एंड दैट्स वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्टिव चॉइस। हम्म। तो मान लीजिए जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी के जो एसेट है वो अच्छी परफॉर्म करेंगे, तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी। एंड अगर आपको उस वक्त लगता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि पिच में बहुत बाउंस है हम्म। और बहुत ज़्यादा स्विंग है, हम्म। तो आप चाहेंगे कि बैट्समैन जो हो वो थोड़ी सी डिफेंसिव, उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, तो यू वुड लुक फॉर एन डिफेंसिव बैट्समैन देयर। हम्म। बट अगर आपको लगता है पिच फ्लैट है और यहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत ही आसान होगा स्कोर करने के लिए, तो यू वुड गो फॉर एन एग्रेसिव प्लेयर। राइट। तो दैट इज़ हाउ इवन इन इक्विटी, जीसेक एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड वी ट्राई टू डिसाइड इन टर्म्स ऑफ कि आप मार्केट्स के सिचुएशंस किस हिसाब से लग रहे हैं, ग्रोथ किस हिसाब से लग रहे हैं। बट अगर मैं आपको पर्सनली ये कहूँ कि द बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज दैट कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट भी होती है, बैलेंस भी होती है, but you can take some risk, then you can always increase your allocation towards equity. And because equities have a proven track record over the हम्म। long term, and it helps over the long term to create a big corpus, which is also a big requirement. I mean, हम्म। in retirement आपने हमने जब कैलकुलेट किया था, तो अगर 14 करोड़ इन्वेस्टमेंट सेव करना है, आपको कॉर्पस बनाना है, तो यू विल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क। तो वहाँ पर यही प्रोडक्ट जो है इक्विटी आपके लिए काम आ सकती है। उसी तरह से जब टाइम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर लगता है कि हमको बिल्कुल कम रिस्क करना है, अपना इक्विटी का एलोकेशन घटाना है, तो हम उसमें आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर लीजिए हम्म। और आप अपना जीसेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड की एलोकेशन बढ़ा लीजिए। तो ये एक्टिव में आप सिमिलरली जैसे पिच कंडीशंस देखकर आप टीम कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, हम्म। उसी तरह से आप मार्केट कंडीशंस की देखकर या अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही कम रिस्क लेने के मोड में होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हम जैसे अगर हम सिंगल हैं, अभी आप हम सिंगल हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, हम बहुत यंग हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास 20-30 साल है, तो हम ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए ये रहेंगे। लेकिन अगर मैं 40-50 साल की उम्र में पहुंचता हूं, वहाँ पर मेरे पास में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चों हम्म। की एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए, और घर की ईएमआई पे करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ, तो वहाँ पर आपकी रिस्क प्रोफाइल शायद थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ जाती है बिल्कुल। आपको। तो आपका एसेट एलोकेशन भी आप उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, you can always keep changing your asset allocation, which is what is available and a big feature of NPS कि आपको complete flexibility है। आप साल में 4 बार अपने asset allocations change कर सकते हैं। हम्म। तो आप बट रिकमेंड करूँगा कि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन रखिएगा। उसमें आप टैक्टिकली कुछ अवधि के लिए चेंज ज़रूर कर सकते हैं एसेट एलोकेशंस, बट यू शुड ऑलवेज मेंटेन a longer term view, and hence your allocation should average around that. हम्म।
तो द सिचुएशन जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, राइट? यस। एंड जब व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंस वर्ल्ड, तो प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट, देर अ बिग पार्ट ऑफ इट. हाउ डज एनपीएस एक्चुअली कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो ज़रूरी ये नहीं है कि रिटर्न्स कितने आएँगे। ज़रूरी ये है कि अगर आप एक एवरेज रिटर्न बेसिस में लें और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचें, तो आपको इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाना चाहिए। आपको अपने रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से एलोकेशन करते रहना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी अगर प्रेफर्ड है, तो आप इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा हेवी कर सकते हैं। तो सर ये पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि हम अपनी वेल्थ को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हम कंफर्टेबली अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए, है ना? जी, जी, और बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाए उनको भी हम हैंडल कर पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, माय क्वेश्चन इज़ कि at the very beginning we talked about compounding, right? Now I want to get into that. Where does the role of compounding play into this? Arnav, this is one of my favorite topic to discuss. I would say we can go long and I can go on and on about the power of compounding thing, and this one is really लोगों को ये विश्वास नहीं होता, बट ये काम करता है. देयर आर लाइव एग्जांपल्स, Hmm. रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं अगर देखा जाए, जिन्होंने मतलब लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट की है. Can you give us any? या आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑल्सो, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी रिलेट करेगी, Hmm. लेकिन ये दर्शाएगी कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर जब वो होता है Hmm. तब कितनी बड़े इम्पैक्ट करती है कर. तो थोड़ी सी ये कहानी के लिए ये बहुत फेमस कहानी है एक साउथ इंडिया में, लेकिन कि एक राजा है, बहुत ही जेनरस राजा था. सो उसकी प्रजा में एक लड़की थी, वो बहुत स्मार्ट लड़की थी और उसे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छा समझ में था उसका, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, एंड शी न्यू द पावर ऑफ हाउ इट वर्क्स, Hmm. काइंड ऑफ थिंग. सो दे वेर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ लाइक, वो लड़की गरीब थी और उसके घर में अनाज भी नहीं था खाने के लिए. तो शी वॉज वेरी मच लाइक वरीड कि वो कैसे आगे उनकी जीवन यापन हो, आगे उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड मिले, कम से कम फूड तो मिले करके. तो उसने सोचा कि चलो मैं राजा के पास चली जाती हूँ और राजा से मैं सपोर्ट ले लेती हूँ, कुछ हेल्प ले लेती हूँ. तो पर राजा ने कहा कि चलो मैं तो एक ही बार हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी. अब लड़की ने कहा कि चलिए ठीक है, आप एक ही बार हेल्प कर सकते हैं, तो एक ही बार में मेरे लिए खाना कितनी बार मैं माँग सकता हूँ? अब मान के चलिए तो बट देन एज़ आई सेड, लड़की बहुत ही स्मार्ट थी, शी न्यू द पावर ऑफ कंपाउंड. तो उसने कहा कि राजा जी, आपकी इतनी कृपा होगी कि आप एक काम कीजिए, जो आज से 30 दिनों तक Hmm. हर दिन, पहले दिन 1 दाना अनाज का दीजिएगा, और हर एक दिन में जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे, आप जितना अनाज आपने पिछले दिन दिया था, उसका आप दुगना देते जाइए, Hmm. और पहला दिन सिर्फ़ 1 दाना दीजिए. Hmm. अब राजा, आप, मैं, हम सोचेंगे कि यार 1 दाना, आई मीन हाउ बिग इट कैन बी, आप ये सोचेंगे. लेकिन पहले दिन जो 1 दाना, जो दूसरे दिन 2, और ऐसे करते हुए जब राजा ऐड करता गया, और जब उसे पता चला, तो वो भी भौचक्का रह गया और हम भी परेशान हो जाएँगे अभी सुनकर कि वो 69,500 किलोग्राम्स था. अरे. कैन यू इमेजिन दिस? 59,500 किलो Hmm. अनाज, जो कि उसके पूरे राज्य में नहीं था, और राजा को प्रॉमिस करना पड़ा कि वो जब तक वो नहीं देता, वो अनाज देता रहेगा उसके परिवार को. Hmm. और इस तरह से लड़की ने अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी भर के अनाज के लिए इंतज़ाम कर ली. दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. Hmm. नाउ आप कहेंगे कि ये तो कहानी बताया आपने, आपने तो ये कहानी तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ होता भी है क्या कर? Hmm. तो मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम लोग आप गूगल कीजिए आज भी, वॉरेन बफे एक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. Hmm. सो वॉरेन बफे जो है, वो दुनिया की सबसे रईसों में आते हैं, बिल्कुल. और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई जो की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट करके की हुई है. तो उन्होंने जो शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वो उन्होंने शुरू की थी 9 साल की उम्र से, Hmm. और 9 साल की उम्र से इन्वेस्ट करते हुए आज वो दुनिया के 3-5 जो टॉप 5 रईसों में आते हैं. Hmm. अब
हम सब कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि 90% से ज़्यादा उनकी जो कमाई है, वो उनकी 55 साल की उम्र के बाद आई है, हम्म 99%। और ये सिर्फ फ्रैंकली और कुछ नहीं था, सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी ही एक्सेप्ट्स दैट फैक्ट दैट कि व्हाट ही डज इज सिंपली लेट द इन्वेस्टमेंट्स ग्रो, दैट्स हम्म इट, ही डजंट इंटरप्ट इट। जैसे चार्ली मंगर ने कहा कि वी शुड नेवर इंटरप्ट द कंपाउंडिंग, द ओनली थिंग दैट वी शुड नॉट डू इन इन्वेस्टमेंट इज इंटरप्ट द फ्लो ऑफ कंपाउंडिंग। हम्म जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्जांपल है कि 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये 10 लाख, सो अगर ये 10 लाख जो है, ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 30 सालों के लिए। हम्म पर हम देखें, अगर इस टेबल में हमने एक टेबल रखा है जो सामने, अगर तो उसमें 5 साल बाद अगर ये 10% से भी ग्रो करता है, तो हम्म 5 साल बाद ये 10 लाख रुपए 16 लाख रुपए हो जाती है। बिल्कुल यानी कि 6 लाख रुपए का इजाफा हुआ। हम्म अब अगर ये कंटिन्यू करते हैं हम, और 10% की रिटर्न आगे भी चलते रहती है, तो 10 साल बाद ये बन जाती है 25,90,000 रुपए। हम्म यानी कि इन 5 सालों में 16 लाख से जो 25 लाख की जो ग्रोथ हुई है, वो कितनी हुई है? 9 लाख रुपए से ज़्यादा हम्म की, 9,80,000 की ग्रोथ हुई है। हम्म अब एक और 5 साल आप उसमें जोड़ दीजिए, 15 साल की में, तो 15 साल के स्टेज पे आपकी ये 10 लाख की वैल्यू हो जाती है 41.8। हम्म नाउ 25 से 41 यानी कि 15.8 लैक्स की ग्रोथ। तो अगर आप देखें इस टेबल में, जैसे वो 25 साल पहुंचते हैं, तो 25 साल में 1,08,00,000 पहुंच जाता है। हम्म और वहीं आपका जो उस 5 साल का जो कंट्रीब्यूशन है, एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है, वो 41 लैक्स की है। हम्म लेकिन सिर्फ आखिरी 5 साल, अगर मैं ये 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मान लीजिए 25 से 30 साल की उम्र में, अर्नव, हाउ मच इट मेक्स अ डिफरेंस? 108, यानी 1,08,00,000 बन जाता है 1,74,00,000। 1,74,00,000। और कितना एडिशन हुआ इस 5 साल में? 66 लैक्स। हम्म यानी आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। 10 लाख से जैसे शुरू किया था जैसे 10 लाख से शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप एज, आपकी जो होल्डिंग पीरियड बढ़ते जाती है, हम्म कंपाउंडिंग होते जाती है, तो आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा ही होता है जितना का आपने शुरू में फ़ायदा हुआ था आपको। तो वो एक कांस्टेंट नहीं होता, एक एक्सपोनेंशियल होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ इसको एग्ज़ाम्पल देना है, और न्यूमेरिकली भी ऑल्सो, तो 2 इंटू 3 हम्म 6 होता है अर्नव, लेकिन 2 रेज़ टू 3 8 होता है। हम्म सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंडिंग में। एंड इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम्पल से देखें, तो ये फ़र्क जो आता है, ये होता है जब आप कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हमने 14 करोड़ की एग्ज़ाम्पल भी ली थी, तो अगर हम देखें तो पहले 15,000 रुपए जो आपने शुरू किए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हर हर साल आप जब उसको 5% से बढ़ा रहे थे, तो आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है ना, वो हम्म आखिरी के 10 सालों में आएगा। हम्म और जब आप वो अगर मान लीजिए कि बीच में ही आपने इसे निकाल लिया पैसे को, या आपने स्टॉप कर दिया, तो ये बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग एक मैजिक है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, हम्म एंड राइटली सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है इन्वेस्टमेंट्स में। आप गांठ बांध के रखने वाली चीज़ है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, और हम्म लेट द मनी ग्रो, डू नॉट इंटरप्ट इट। कॉन्स्टेंटली चेंज मत कीजिए, और उसे बस ग्रो होने दीजिए। तो सर अगर एज अ यंग प्रोफेशनल अगर मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट सिंपल, आप एक डिसिप्लिन रखिए, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, और लेट द मनी ग्रो, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है, एनपीएस आपका कंपाउंडिंग करके आपको पैसे 60 साल की उम्र में आपके लिए बना कर दे देगा। जस्ट डू नॉट इंटरप्ट इट, बस कॉन्स्टेंटली एक डिसिप्लिन रखिए सेव करने की। तो इफ आई एम विलिंग टू कमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ मुझे वो रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा राइट कंपाउंडिंग डेफिनेटली वर्क करता है सबके लिए, एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग, दैट इफ यू मेंटेन द डिसिप्लिन अर्नव, एनपीएस हेल्प्स इन रिटायरमेंट सेविंग्स अ लॉट। दैट इज अमेजिंग सर आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड विद माय ओन रिटायरमेंट प्लान श्योर अर्नव, सो आई या आई थिंक जितनी इट्स जल्दी शुरू कर सको बेटर है। I think it's time to wrap up this episode. This was a great conversation, and asset allocation is a great tool, and I can't wait to get involved with it. Thank you for talking with me, sir. थैंक यू अर्नव। But there's one question which is always there. Ki
टैक्स का क्या सीन है? टैक्स बच रहा है क्या? Sure enough. I'll tell you what the beauty of the product of as an NPS National Pension System product जो है, इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है कि ये आपको एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट सेविंग्स का एवेन्यू देता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक जिसमें आपको एंड टू एंड सोल्यूशन मिल जाता है।